जी बेटा, यहाँ बात कर रहे हैं बेटे आपके डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है बेटा आपका? कलेक्टली कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइज इन ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जैसे एग्जाम के लिए स्टूडेंट का डाटाबेस, लाइब्रेरी के लिए बुक्स का डाटाबेस, उसे कहेंगे डाटाबेस। डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब सिस्टम स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर, सिस्टम स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर, एनी सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू मैनेज द डाटाबेस। अब डाटाबेस अभी बताया मैंने, और मैनेज द डाटाबेस मतलब whatever operation you can perform in a database they comes under management, right? इसका एडवांस होता है रिलेशनल आरडीबीएमएस, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो एडवांस और फीचर ऐड गए हो गए तो उसको आरडीबीएमएस बोला गया। सॉफ्टवेयर ही है और उसका एग्जांपल भी पूछ लिया जाता है। तो माइएसक्यूएल एक एग्जांपल है जो आपको फ्री मिल जाता है, ओपन सोर्स है। और ओरेकल पेड है, एमएस एक्सेस पेड वर्जन है, बट ये सारे एग्जांपल हैं आरडीबीएमएस के। देन व्हाट इज द पर्पस एंड नीड ऑफ द डाटाबेस सिस्टम? तो बहुत एडवांटेज है इसका भी। हम सब कुछ मैनुअली काम कर तो रहे थे, तो फिर हमें इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो इसका फ़ायदा ये हो गया कि पहला, रिड्यूस द डाटा रेडुडेंसी। जब आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, डाटाबेस सिस्टम यूज कर रहे होंगे, तो वो डुप्लीकेसी नहीं होने देगा। एक रोल नंबर, एक बच्चे का रोल नंबर अगर पहले से रजिस्टर्ड हो गया है तो दोबारा से उसको एंट्री नहीं करने देगा क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड। जैसे आपका ईमेल आईडी ऑल ओवर वर्ल्ड में यूनिक है, वही वही ईमेल आईडी आपको मिल गया है तो फिर दोबारा किसी और को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ डाटाबेस काम कर रहा है। अगर डाटाबेस काम नहीं कर रहा तो गलती से किसी और को भी दिया जा सकता था, राइट? कंट्रोल डाटा इनकन्सिस्टेंसी। भाई वो एक ही रिकॉर्ड है, वो 4 जगह रखा हुआ है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो वो इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी। यहाँ नहीं होता है, सिस्टम में एक जगह। जैसे आपका एटीएम्स, एटीएम्स आप देखते हैं कि एक ट्रांजेक्शन आपने करी, जैसी ट्रांजेक्शन हुई ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी दूसरी जगह एटीएम में चेक करोगे तो आपका वो अपडेटेड डाटा ही मिलेगा। गॉट इट? यस सर। फैसिलिटी ऑफ शेयरिंग, फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डाटा, एटीएम्स आर द बेस्ट एग्जांपल। आज जो एटीएम्स हैं, आप किसी बैंक का एटीएम कार्ड आपके पास है, आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम कार्ड से, एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। पहला ऐसा नहीं होता था। जब स्टार्टिंग में आए थे तो जिस बैंक का एटीएम कार्ड आपके पास होता था उसी बैंक का एटीएम सर्च करके और फिर वहाँ से पैसे निकाले जाते थे। अब ऐसा नहीं है, राइट? एनफोर्स स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स एनफोर्स करता है। यूजर आईडी पासवर्ड होता है, उसके बिना अपनी सॉरी स्टैंडर्ड होता है। जैसे आपका मोबाइल नंबर, पहले आप देखेंगे पोर्टेबिलिटी नहीं थी, तो मोबाइल नंबर किसी के 8 डिजिट होता था, किसी का 10 डिजिट होता था। जब पोर्टेबिलिटी इंप्लीमेंट हुई तो सबको पहले स्टैंडर्ड फिक्स किया गया, सबको सेम किया गया है। सेम यहाँ भी बैंक में एटीएम से पैसा निकालने से पहले सारे बैंक अकाउंट को 14 या 16 डिजिट का पहले मेंटेन किया गया, उसके बाद पॉसिबल हुआ। गॉट इट? यस उसका सर। जाता है प्रोवाइड डाटा सिक्योरिटी। यूजर आईडी पासवर्ड होता है, उसके बिना आप हैंडल एक्सेस नहीं कर सकते, दैट इज प्रोवाइड डाटा सिक्योरिटी। गॉट इट? मेंटेन यस सर। डाटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब होता है एक्यूरेसी। सपोज आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि भाई जो बच्चे हैं 12th क्लास वाले बच्चे, जब वो गेट से स्कूल से बाहर जाएंगे तो मेन गेट पर एक हमने इंपॉर्टेंट फॉर्म भरने के लिए रखा हुआ है, गार्ड से आप वो फॉर्म लीजिए और उसे 100% कंप्लीट फिल करना है। और उस फॉर्म में आपको 20-25 कॉलम फिल करने थे, 100 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया। ज़रूरी तो नहीं है कि 100 के 100 ने 100% करेक्ट फिल किया हो सकता है किसी ने मिस्टेक, जल्दी से मिस्टेक हो गई हो, मोबाइल नंबर लिख रहा था 10 डिजिट के 9 डिजिट लिख दिया या 11 डिजिट लिख दिया, गड़बड़ हो गई। अब उसको मैंडेटरी फील्ड था रोल नंबर याद ही नहीं रहा। ठीक है, ऐसे कुछ जाने अनजाने कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं उस फॉर्म में, मैनुअल में। लेकिन वही फॉर्म अगर ऑनलाइन आप फिल करेंगे किसी भी टाइम बैठ करके, कोई चेक नहीं कर रहा है, अगर मोबाइल नंबर 10 डिजिट के बजाय 9 या 11 डालना चाहेंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मैंडेटरी फील्ड है, रोल नंबर डालना जरूरी है, आप वो नहीं डालेंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मंथ नंबर 1 to 12 में से ही चूज करने को देगा आपको, आप उसमें 17 एंटर करना चाहे नहीं कर सकता। मैनुअली में तो आप मंथ नंबर 17 गलती से लिख सकते थे। गॉट इट? इससे क्या है कि डाटा की एक्यूरेसी बनती है, मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी। क्लियर हो गया? यस ये सर। पर्पज ऑफ एंड नीड ऑफ द डाटाबेस सिस्टम। राइट द 7 डिटेल्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स। हमने क्या क्या 7 स्टूडेंट्स की डिटेल्स लिखी है, रोल नंबर, नेम, सिटी और पार्क, राइट? तो इसमें क्या कर रहे हैं, रोल नंबर लिख दिया। तो ये जब जो ऊपर लिख रहे हैं आप रोल नंबर, नेम, सिटी एंड पार्क, ये डिटेल तो नहीं है, ये क्या है? ये तो हेडिंग्स हैं। क्यों भाई? हेलो? सर। हाँ यस सर। ये हेडिंग्स हैं। क्या ये डेफिनेशन है कि मेरे टेबल में क्या क्या चीज़ें मैं एंटर करूंगा? मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ टेबल को, डाटा को, तो ये डेफिनेशन कहलाती है। उसका जो नीचे जो स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं वो डिटेल्स कहलाएंगी, राइट? तो ये कॉलम यस। हेडिंग्स हैं और वो रोज हैं।
तो ये जो टेबल आपने स्टूडेंट बनाई है इसको बोलते हैं रिलेशन। जब रो एंड कॉलम की फॉर्म में जब ये डाटा रखा जाए तो उसे रिलेशन बोल देते हैं। और ये हमारे लिए नया नहीं है भाई, आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले आपके दादाजी ने बनाई होगी तो लिस्ट ऐसे ही बनाई होगी किसी चीज़ की। हो सकता है उन्होंने स्टूडेंट्स के बजाय उन्होंने कबड्डी खेलने वाले प्लेयर्स की लिस्ट बनाई हो, या हो सकता है किसी शादी के टाइम में सामान बनाने के लिए सामान मंगाने के लिए लिस्ट बनाई हो, राइट। तो Yes, ऐसी sir. ही लिस्ट बनाई है हमने, तो बहुत नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, हम वो हमारे रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं इसको, राइट। तो जो स्टूडेंट टेबल है ये जो आपने बनाई है इसकी ऑटोमेटिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ की हैं जो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, बिना बिना बताए बिना बोले वो यूज़ की गई हैं। क्या? जैसे एक सेल में एक ही वैल्यू डाली गई है। रोज का या कॉलम्स का ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, आप सिटी को पहले परसेंटेज को बाद में लिख सकते थे। आपने रोल नंबर 31 पहले कर दिया 19 बाद में कर दिया, उल्टा भी हो सकता था, पहले रोल नंबर 19 की डिटेल डाल देते बाद में 31 की, तो ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। एक सेल में एक ही वैल्यू। दो कॉलम डुप्लीकेट कभी नहीं होंगे। आपको अगर 2 परसेंटेज डालनी होती है तो आप %1 और %2 लिखते हैं, परसेंटेज नहीं लिखेंगे। गॉट इट? तो डुप्लीकेट Yes. कॉलम भी नहीं होते, इसी तरह आइडेंटिकल रॉ भी नहीं होती हैं, ठीक है। इसलिए कुछ ना कुछ तो, और कुछ नहीं तो कम से कम रोल नंबर ही डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होगा। गॉट इट? आता है डिग्री और कार्डिनलिटी। तो ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इनको बोलते हैं डिग्री, नंबर ऑफ रोज उनको बोलते हैं कार्डिनलिटी। गॉट इट? Yes, sir. अब आते हैं दोबारा से यहाँ रिलेशन अभी मैंने बताया, रिलेशन इज टेबल इन विच डाटा इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। फिर टपल, जो रोज हैं रिकॉर्ड्स हैं उनको टपल बोलते हैं, टेबल के अंदर जो रिलेशन में जो रोज हैं रिकॉर्ड्स हैं उनको टपल बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स को या फील्ड्स का या हेडिंग्स का ये, इनको क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट्स। डिग्री, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स डिग्री कहलाती हैं। जब हमने बताया यहाँ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने थे? 4, तो इस टेबल की डिग्री कितनी हो गई? 4। इसी तरह नंबर ऑफ टपल्स या नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ये कितनी है? 7, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 7। वही डेफिनेशन है कार्डिनलिटी की, नंबर ऑफ टपल्स इज कार्डिनलिटी। व्यू होता है एक वर्चुअल व्यू, वर्चुअल टेबल एक होती है, टेबल की तरह एग्जिस्ट नहीं करती है, एक्चुअल में स्पेस नहीं लेती है, लेकिन टेबल की तरह काम करती है, उसको वर्चुअल टेबल बोलते हैं। कहीं बीच में कमांड आएगी एक तो बता देंगे। उसके Yes, sir. कीज में से 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। प्राइमरी की, सपोज आपके एक हॉल में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो रखे हैं और एक टीचर को हम एक आंसर शीट लेके आ गई कि भाई ये दीपक नाम का बच्चा खड़ा हो जाए, इसके 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। वहाँ 4 दीपक थे, चारों के चारों खड़े हो गए, कैसे पता चले ये कौन से दीपक के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं? तो बेस सबसे इजी होगा उसका रोल नंबर देख लेना, क्योंकि Yes, sir. दीपक नाम कॉमन हो सकता है लेकिन रोल नंबर यूनिक होगा। गॉट इट बेटे? तो रोल Yes, नंबर sir. यहाँ इस केस में क्या कहलाएगा? प्राइमरी की। ऐसे ही एडमिशन नंबर भी हो सकता है, उसको भी प्राइमरी कह सकते हैं। कहीं भी ऐसा फील्ड जो यूनिक होगा, जो किसी दूसरे को साइन नहीं होता, जैसे टीचर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, आइटम नंबर, सेल्समैन आईडी, है ना, बैंक अकाउंट नंबर, जो भी इसके यूनिक होने के चांसेस हैं और कंपलसरी होगा ही होगा, वो कहलाता है प्राइमरी की। गॉट इट? अब जैसे उसके बाद आ रहा है टेबल एडमिशन है, जैसे हमारे पास उसमें एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम, ऐसी बहुत सारे फील्ड हैं। एडमिशन टेबल हम बनाने जा रहे हैं, अभी हमारे पास फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म है, उसमें ये डिटेल्स हैं, हमें टेबल अब इसमें कंप्यूटर में बनानी है। तो हमने कहा ये प्राइमरी की किसको बनाएं? तो देखेंगे प्राइमरी की कौन बन सकता है, तो विच कीज आर कैपेबल टू सर्व एज ए प्राइमरी की। तो उन कीज को हम बोलेंगे कैंडिडेट कीज। हमने देखा यार हमें क्या चाहिए? यूनिक होना चाहिए, एडमिशन नंबर भी यूनिक है, रोल नंबर भी यूनिक है, और दोनों की वैल्यू है, ब्लैंक भी नहीं होने चाहिए कि है ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है, तो ये दोनों की वैल्यू है भाई, ये दोनों ही एज ए प्राइमरी की सर्व कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? कैंडिडेट की। Candidate. कैंडिडेट की 3 भी हो सकते हैं भाई, एडमिशन नंबर भी, रोल नंबर भी और नेम भी, बोलो तीनों कैंडिडेट की हो गए। अब इनमें से किसी एक को आपने डिसाइड करना है, प्राइमरी की आपने फाइनल कर लिया कि यार एडमिशन नंबर ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि टेबल का नाम एडमिशन है, तो उसका प्राइमरी की एडमिशन नंबर हो जाए तो बेटर है। गॉट इट? तो एडमिशन नंबर को आपने प्राइमरी की बना लिया, अब जो बच गया वो कहलाएगा ऑल्टरनेट की, ठीक है। या जैसे यहाँ रोल नंबर है, नेम है, ये आपने कैंडिडेट की मानी है, तो वो अल्टरनेट की हो गई अभी। क्लियर बेटे? Yes, sir. अब जैसे आपने एडमिशन टेबल बनाई, इसी तरह आपने जब उन बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करना था तो आपने अलग से एग्जाम टेबल बना दी। क्या बना दी? एग्जाम टेबल। अब दोनों टेबल को कोई ना कोई फील्ड तो होगा जिससे लिंक करेंगे,
तो जो रोल नंबर है वो दोनों टेबल में रख दिया हमने, एग्जाम टेबल में भी रखा रोल नंबर को और एडमिशन टेबल में भी रोल नंबर को रखा। तो ऐसा फील्ड जो दोनों में कॉमन है तो हम उसे फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं। तो एडमिशन टेबल में जो रोल नंबर है ये फॉरेन की कहलाएगा, ठीक है, राइट बेटे। और रोल नंबर में प्राइमरी की है, तो किसी टेबल का प्राइमरी की जब दूसरी टेबल में रखा जाए तो वहाँ फॉरेन की कहलाता है। गॉट इट बच्चे? Yes, sir. अच्छा, इक्वी जॉइन, इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन, देखिए इसमें अभी सिर्फ इतने बता रहे हैं कि इक्वी जॉइन में इट कैन हैव ए डुप्लीकेट कॉलम्स, नेचुरल जॉइन में डुप्लीकेट कॉलम नहीं होते हैं, ठीक है। नेचुरल जॉइन में सेम नेम के कॉलम होंगे तो उनको एक ही बार दिखाएगा, इक्वी जॉइन में सेम नेम के हों या डिफरेंट हो सकता है उनको दो बार दिखा दे। मे हैव, मे रिजल्ट डुप्लीकेट कॉलम्स, राइट, डिपेंड्स कि स्पेसिफाई किया है कि नहीं किया है। उसके बाद बेटा रिलेशनल अलजेब्रा में शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, एक है आपका सिलेक्शन और सेलेक्ट ऑपरेशन, ठीक है। नेचुरल जॉइन और इक्वी जॉइन का ना अलग से पीपीटी है, वहाँ से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, अभी इसमें स्किप कर रहे हैं। रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा बेटा सिलेक्शन ऑब्लिक सेलेक्ट ऑपरेशन, इसका क्या मतलब है कि भाई एक तुमने कहा यार एक काम करो, मुझे अपनी जितनी टेबल है ना इसमें जो स्टूडेंट टेबल आपने बनाई है इसके सारे रिकॉर्ड्स दिखाओ, 100 रिकॉर्ड्स हैं, आपने सारे के सारे दिखा दिए। ये कहा नहीं यार मुझे पूरे 100 नहीं देखने भाई, मुझे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड दिखाओ जिनके मार्क्स 90% से अबाव हैं। तो आप क्या करें, सारे रिकॉर्ड्स को, सारी टपल्स को, ऑल रोज को देखने के बजाय आप सेलेक्टेड टपल्स को या सेलेक्टेड रोज को देख रहे हैं तो कहलाएगा सिलेक्शन ऑब्लिक सेलेक्ट ऑपरेशन, राइट बच्चे। Yes, इसी sir. तरह आता है प्रोजेक्शन ऑब्लिक प्रोजेक्ट ऑपरेशन। अब हमने कहा भी मुझे सारे रिकॉर्ड्स दिखाओ और रोल नंबर, नेम, परसेंटेज सब कुछ आपको दिखाई जाएगा। मैंने कहा नहीं यार सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे रिकॉर्ड तो 100 स्टूडेंट्स के ही चाहिए लेकिन सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे बच्चे का सिर्फ नेम और कॉन्टैक्ट नंबर दिखाओ या नेम और सिर्फ मार्क्स दिखाओ, राइट, बाकी एड्रेस, फादर्स नेम, ईमेल, फलाना सब नहीं चाहिए मुझे। तो आप सारे फील्ड को देखने के बजाय, सभी एट्रीब्यूट्स को देखने के बजाय कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स पे फोकस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज प्रोजेक्शन ऑब्लिक प्रोजेक्ट ऑपरेशन। गॉट इट? Yes, sir. यूनियन, अब दो टेबल हैं, एक 12th ए एक 12th बी, दोनों कंबाइंड करके 12th बना दें तो यूनियन कहलाएगा, राइट। ऐसी कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत अच्छे समझ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन कई बार आया है। इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, Yes, sir. राइट। तो यहाँ कैसे आएगा? टीचर टेबल देखिए, दो टीचर का रिकॉर्ड है, 101 102। स्टूडेंट टेबल, दो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, 4 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, रोल नंबर 11 12 13 14, कोई फील्ड कॉमन नहीं है, राइट। दोनों Yes, से sir. कंबाइन करके डाटा देखना है तो क्या होगा? प्रोडक्ट आ जाएगा, किसका? रोज का। तो आप देखेंगे जैसे 101 11 रोल नंबर 12 13 14 चारों को पढ़ाता है, सेम 102 भी चारों को पढ़ाता है। तो 2 into 4 8 कॉम्बिनेशन बन के आ गए, कॉलम्स ऐड हुए, रोज मल्टीप्लाई हुई। गॉट इट? Yes, sir. बाद में वीडियो से नोट कर लेना अच्छे से, या अभी Yes, sir. पॉज करके नोट कर लेना, Yes, sir. राइट। ओके, फिर से देखिए, टेबल ए है आपकी एडमिशन टेबल, उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं। कितने? 100 students. 100 स्टूडेंट्स। अब इसी में से कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया, मान लो 70 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दे दिया, सारे के सारे एग्जाम देने नहीं आए, तो सेट डिफरेंस कितना हो गया? a माइनस बी, यानी 100 माइनस 70 यानी 30, राइट। दोनों का डिफरेंस सेट डिफरेंस कहलाएगा। Yes, sir. और दोनों में जो कॉमन होंगे वो सेट इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो 70 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, ऑब्वियसली जिन्होंने एडमिशन लिया होगा वही एग्जाम देने गए होंगे, तो कॉमन हो गए। क्लियर हो गया बेटे? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद अब आता है एसक्यूएल कमांड्स। यहाँ से एसक्यूएल कमांड्स को आप देखिए, जितनी भी एसक्यूएल कमांड्स हैं वो हम आपको कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 2 कैटेगरी में। उसके पहले वैसे तो 4 कैटेगरी हैं, मेनली आपके 2 कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं। तो कमांड्स एक तो केस सेंसिटिव नहीं होती, दूसरा सिंगल कोट्स लिखो या डबल कोट्स लिखो दोनों एक ही बात है,
राइट। Yes. अब आता है कैटेगरी कौन कौन सी है। एक है डीडीएल कैटेगरी, जिसको बोलते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें 3 कमांड है आपकी, एक क्रिएट, एक ऑल्टर और एक ड्रॉप। आपने फर्स्ट टाइम जब ये हेडिंग डाली थी तो ये हेडिंग बनेगी किससे, क्रिएट कमांड से। इसमें जब रिकॉर्ड डालोगे तो इंसर्ट कमांड से हो जाएगी, डीएमएल में आ जाएगी। इस हेडिंग में कुछ चेंज करना है तो ऑल्टर से होएगा। इस पूरी टेबल को डिलीट करना है तो ड्रॉप का होएगा। राइट। अब डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो ऊपर है स्ट्रक्चर तैयार किया, हेडिंग तैयार की, उसमें रिकॉर्ड डालना है तो इंसर्ट, सारे रिकॉर्ड जितने डाल दिए उनको देखना है तो सेलेक्ट, किसी एक रिकॉर्ड के मार्क्स 96 से 99 बनाने हैं तो अपडेट, यानी रिकॉर्ड में कोई अपडेट करना है तो अपडेट कमांड, और किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है, टेबल को डिलीट करना नहीं है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड। एक आता है टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो इसमें होता है कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। जब एक ट्रांजैक्शन चल रहा होता है, सपोज 20 स्टेप है, अगर वो 20 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं उसके बाद आप कमिट कर लेंगे तो परमानेंट हो जाएगा। अगर 20 स्टेप पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, बीच में से आप चाहें तो रोल बैक कर सकते हैं, जैसा था वैसी पोजीशन में चला जाएगा। राइट। या आप बीच में सेव पॉइंट भी बना सकते हैं कि पूरा रोल बैक नहीं करना है, 10 तक सेव पॉइंट बना लो, 10 तक रोल बैक कर दो। ये यूज नहीं होएगा ज़्यादा, बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। डीसीएल डाटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज, बेटा जब बहुत सारे बड़े सिस्टम पे, जैसे सीबीएसई के की आंसर सीट्स हैं, उनकी डाटा एंट्री होनी है, उनकी मार्क्स की एंट्री होनी है। अब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, एक ही जगह सर्वर पे डाटाबेस बना होता है, वहाँ पे डाटा अपडेट हो रहा होता है। अब जितने भी लोग उससे कनेक्टेड होते हैं उन सबको सेम परमिशन तो नहीं दी जाती। किसी को सिर्फ एंट्री करने की परमिशन है, किसी को सिर्फ रिव्यू करने की परमिशन है, और किसी को मॉडिफाई करने की परमिशन है। अगर रिव्यू वाले ने देखा कि इस बच्चे ने गलत एंट्री कर दी है, डाटा एंट्री वाले ऑपरेटर ने गलत एंट्री कर दी, इस बच्चे के मार्क्स 75 थे, इसने इसे 95 कर दिया गलती से, तो क्या होगा, वो रिव्यू करने के बाद अपने सीनियर के पास जाएगा रिक्वेस्ट लेकर के, और एक सीनियर फिर उसके रिव्यू करेगा, फिर देखेगा, हाँ, फिर उसको अगर मॉडिफाई की परमिशन है तो वो मॉडिफाई करेगा, वरना तो वो अपने सीनियर को लिखेगा। गॉट इट। तो इस तरह Yes, से sir. वो, तो किसको कौन सी परमिशन है या देनी है और हटानी है, वो ग्रांट और रिवॉक से होगा। गॉट इट। Yes, sir. अब यहाँ से आती हैं आपकी एसक्यूएल की कमेंट्स को इम्प्लीमेंटेशन। आपको डाटाबेस बनाना है, बहुत सिंपल कमांड, क्रिएट डाटाबेस स्कूल। इससे क्या होगा, स्कूल नाम का एक डाटाबेस बन जाएगा। अगर पहले से होगा तो कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। Yes. राइट। अब आप कहेंगे शो डाटाबेसेस, तो जितने भी डाटाबेसेस हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। आपने कहा यूज स्कूल, तो जो भी एक डाटाबेस जिसमें भी आपको काम करना है उसको एक्टिवेट पहले करना होता है। जैसे हम किसी फाइल को काम करने से पहले ओपन करते हैं, तो यहाँ करना होगा यूज स्कूल एक्टिवेट करने के लिए। और जो अब डाटाबेस एक्टिवेट हो गया है, उसके अंदर कोई टेबल है या नहीं, कितनी टेबल है, तो आप देख सकते हैं शो टेबल्स से। गॉट इट। किससे, शो टेबल से। तो ये लिस्ट ऑफ टेबल्स आपको दिखा देगा। राइट बेटे। Yes, sir. उसके बाद आपने कहा क्रिएट टेबल स्टूडेंट, आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं। जो डाटाबेस आपने एक्टिवेट किया हुआ है स्कूल, उसी के अंदर बन रही है टेबल, और एनी नंबर ऑफ टेबल्स यू कैन मेक। आपने कहा क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्या चाहिए, बोलो रोल नंबर, किस टाइप का, बोलो इन टाइप का, प्राइमरी की बनाना है तो उसके आगे लिख दिया प्राइमरी की। अब इस रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया है, तो इसका मतलब जब इसकी एंट्री करेंगे तो ना तो इसको आप ब्लैंक छोड़ पाएंगे और ना ही इसमें डुप्लीकेट एंट्री कर पाएंगे। राइट। आगे हमने लिख दिया नेम केयर 20 नॉट नल। अब नेम कैरेक्टर टाइप का लिया, कितना मैक्सिमम कैरेक्टर लेगा, 20 मैक्सिमम कैरेक्टर लेगा, और साथ में लिख दिया नॉट नल। अब आप डुप्लीकेट एंट्री तो कर सकते हैं लेकिन उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। और यह नॉट नल की जगह मैंने लिख दिया यूनिक, अगर लिख दिया होता, नॉट नल हटा करके यूनिक लिख दिया होता, तो आप उसे ब्लैंक तो छोड़ सकते थे लेकिन डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर पाते। Yes, sir. गॉट इट। इसी तरह सिटी वेयर कैर 20, अब देखिए नेम में मैंने कैर 20 लिया था और सिटी में मैंने वेयर कैर 20 लिया है। तो जब कैर 20 ले रहा हूँ तो फिक्स लेंथ बोलते हैं उसको, वो 20 कैरेक्टर पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। गॉट इट। 20 कैरेक्टर पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर सपोज मैंने नाम दिया से दीपक, और दीपक में कितने 6 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब वो 6 कैरेक्टर दे रहे हैं हम, सिर्फ दीपक में सिर्फ 6 कैरेक्टर, लेकिन मैंने 20 में स्पेसिफाई किया है, तो पूरे के पूरे 20 कैरेक्टर्स ही ऑक्यूपाई करेगा, बाकी 14 स्पेसिस ले लेगा। लेकिन अगर मैंने सिटी वेयर कैर 20 दे दिया और इसमें मैंने दे दिया एनडीएल,
तो एनडीएल में 3 कैरेक्टर है तो 3 ही कैरेक्टर लेगा, बाकी जो है वेस्टेज नहीं होएगा उससे, क्योंकि वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर इसको बोलते हैं। 3 ही कैरेक्टर लेगा, बाकी ऑक्यूपाई करेगा, बाकी जो वेस्टेज होता है वो नहीं होएगा इसमें। दिस इज बेटर, राइट। डिफॉल्ट एनडीएल, इसके आगे डिफॉल्ट लिखा है एनडीएल। अगर आप सिटी को कोई वैल्यू नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट एनडीएल स्टोर कर लेगा। अगर नहीं देते हैं, मेंशन नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट नल जाता है, लेकिन हमने एनडीएल मेंशन कर दिया तो वो एनडीएल लेगा। पर्क डेसिमल 6,2, पर्क को ले रहे हैं डेसिमल टाइप का, इसमें दो डेसिमल तक आप वैल्यू दे सकते हैं, टोटल 6 डिजिट देंगे और 2 उसमें डेसिमल हो सकता है। और साथ में चेक भी लगा रहे हैं, चेक पर्क बिटवीन 0 एंड 100, राइट। तो आपका जो परसेंटेज है वो 0 एंड 100 के बीच में पॉसिबल है, अगर उससे कम या ज़्यादा डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट बेटे। यस सर। उसके बाद कंस्टेंट्स, कंस्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं? एक प्राइमरी की, प्राइमरी की कंस्टेंट क्या हो सकता है? यूनिक और नॉट नल, यूनिक और नॉट नल। ऊपर बताया था मैंने प्राइमरी की आपको, अगर नॉट नल लगा दिया तो वैल्यू मैंडेटरी फीड हो गया, वैल्यू देनी है, डुप्लीकेट दे सकते हैं लेकिन देनी जरूरी होगी। आप डिफॉल्ट कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। यूनिक, यूनिक के केस में डुप्लीकेट नहीं दे सकते, लेकिन एम्प्टी छोड़ सकते हैं, नॉट नल दे सकते हैं, नल दे सकते हैं। चेक, जो भी कंडीशन लगा देंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू